बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, ये सभी बातों को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि सबसे बड़ा चीज इसमें है क्या, द्विघात। तो पहले द्विघात के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि द्विघात किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए, द्विघात अर्थात अगर कोई संख्या दिया रहे, जैसे मान लिया जाए 2x है। ठीक है, क्या है, 2x है। तो आप बताइए कि इसमें घात की संख्या किसे कहेंगे। तो जैसे सर पर बाल होता है वैसे ही संख्याओं पर क्या होता है, घात होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका घात कितना होगा, इसका घात 1 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लिया जाए कोई इस तरीके से है और आपसे क्वेश्चन एनालिसिस किया जाए कि x का घात क्या होगा, तो x का घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 2y3 में y का घात क्या होगा, 2y3 में y का घात क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे कि घात हमारा क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लिया जाए 4y के पावर 6 हो और इसका पूछा जाए कि घात क्या होगा। ठीक है, घात क्या होगा, तो घात कितना होगा, 6 होगा। इससे यह निष्कर्ष हम लोग के सामने इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो ऊपर में होगा, जो संख्याओं के ऊपर में होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग घात कहते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए 2y के पावर 4, तो बताइए कि घात कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं आधार के बारे में। आधार क्या होता है, बेस। किसके लिए, तो संख्याओं के लिए। अगर कोई क्वेश्चन किया जाए y के पावर 6, इसमें इसका आधार पूछा जाएगा कि इसका आधार क्या है, इसका आधार y होगा। उसी तरीके से अगर 4p3 में इसका अगर आधार पूछा जाए तो इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार p होगा, या 4p भी कह सकते हैं। ठीक है, 4p या p, अगर दोनों में से अगर ऑप्शन मांगे जाएगा तो मोर अप्रोप्रिएट हमारा क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर हम लोग बात करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अगर बात करें हम लोग 5s के पावर 3, यहाँ पर इसको s देखिएगा ध्यान से, तो इसका पूछा जाए कि इसका आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार होगा क्या, s होगा। तो इस तरीके से हम लोग आधार और घात, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे संख्याओं पे जो नंबर्स बैठा रहेगा उसे घात कहेंगे, और जो घात का जो निचला पद होता है उसे ही आधार कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या सीखे कि घात किसे कहते हैं। तो अगर द्विघात के बारे में बात किया जाए तो घात कितना होगा, इसका 2 घात होगा। द्विघात के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, द्विघात होगा। तो हम लोग एक चीज तो सीख गए कि घात किसे कहते हैं। ठीक है, संख्याओं पे जो पावर, जो घात होता है, संख्याओं के ऊपर में जो संख्या दी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं,
घात कहते हैं। और यदि अगर संख्याओं पे कुछ न दिखे, जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पर y है और पूछा जाए इसका घात क्या होगा, इसका घात कुछ नहीं दिखेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कुछ न दिखा तो 1 लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो घात में एक चीज हमें समझ में आया कि घात किसे कहते हैं, तो संख्याओं के ऊपर में, संख्याओं के ऊपर में, संख्याओं के ऊपर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। संख्याओं के ऊपर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। संख्याओं के ऊपर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। संख्याओं के ऊपर में रहता है उसे क्या कहते हैं, घात। अब आधार के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी संख्या का घात जो होता है तो उसके निचले पद जो होते हैं, उसके निचले पद को क्या कहा जाता है, तो आधार कहा जाता है। फिर से अगर यहाँ पर 4p के पावर 3 है तो इसका आधार क्या हुआ, p हो गया। तो एक चीज तो हमें यह समझ में आ गया कि घात क्या है। तो द्विघात बोलेगा तो 2 घात, त्रिघात बोलेगा तो 3 घात, चतुर्थ घात बोलेगा तो चतुर्थ घात। जितना घात बोलेगा उतना घात लगा देगा। घात का मतलब क्या, पावर, डिग्री, दोनों नाम है। अब द्विघात तो हमें समझ में आ गया कि द्विघात किसे कहते हैं। अब बात करते हैं समीकरण के बारे में कि समीकरण क्या चीज किसे कहा जाता है, समीकरण होता क्या है। चलिए समीकरण पे आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें समीकरण के बारे में, तो कोई भी संख्या या बहुपद या पद, कोई भी संख्या, बहुपद या पद के बराबर, जैसे 2x बराबर 0 होता है तो यह समीकरण है। यह क्या है, समीकरण है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये समीकरण है, तो हाँ ये समीकरण होगा, समीकरण होगा। फिर से अगर बात करते हैं 3y के पावर 2 प्लस 6y बराबर 0, क्या ये समीकरण है, तो हाँ बराबर में अगर 0 है तो हाँ समीकरण होगा। अगर बराबर में 0 नहीं रहेगा तो उसे बहुपद कहेंगे। कब, जब ABCD के अक्षर के साथ संख्या जुड़ा या घटा हो। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आ गया कि समीकरण का मतलब क्या है। तो जब बराबर में क्या होगा, 0 होगा, उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण की परिभाषा किसे कहते हैं, क्या होता है द्विघात समीकरण। चलिए देखिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो है ना, जिस समीकरण में घातों की संख्या, जिस समीकरण में घातों की संख्या 2 हो, जिस समीकरण में घातों की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में घातों की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान देना इसमें एक बात है, द्विघात समीकरण का व्यापक, व्यापक का मतलब क्या, तो बड़ा, बड़ा रूप। व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा रूप। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। फिर से ऐसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये इसका क्या हो गया, व्यापक रूप। व्यापक का मतलब बड़ा फॉर्म। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, समीकरण में, ठीक है, समीकरण में जितना घात होगा,
समीकरण में जितना घात होगा उतना ही हलों की संख्या या मूल्य या मान होगा। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ आपको एक ट्रिक बताया जा रहा है कि समीकरण में जितना भी घात होगा समीकरण में उतना क्या होता है, हलों की संख्या निकलती है या मूल निकलता है या मान निकलता है। ठीक है, या एक चीज और है ना, हलों की संख्या, मूल या मान, या एक चीज और हो जाएगा क्या, तो शून्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण में जितना घात होगा उतना ही हलों की संख्या या मूल या मान निकलता है। ठीक है, फिर से हम लोग चलते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण में क्या बताया गया कि जिस समीकरण में घात की संख्या कितना होगा, 2 होगा, है ना। इस समीकरण में घातों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। और एक चीज बताया गया कि द्विघात समीकरण का बड़ा रूप, है ना, तो द्विघात समीकरण का बड़ा रूप क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। समीकरण में जितना घात होगा उतना ही शून्यक निकलता है, तो जितना घात उतना शून्यक या फिर हलों की संख्या या मूल या मान, चारों एक ही चीज है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो घात की संख्या कितना है, 2। इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि द्विघात समीकरण में हलों की संख्या मान मूल, है ना, मूल या शून्य या फिर शून्य, है ना, शून्य 2 प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या है भाई, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। द्विघात समीकरण में हलों की संख्या, है ना, या मान, मूल या शून्य कितने प्राप्त होते हैं, तो 2 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त, 2। तो जितना घात, इससे यह निष्कर्ष सामने आया निकल करके, क्या आया भाई, तो जितना घात होगा उतना ही शून्य प्राप्त होगा। जितना घात होगा उतना ही क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। अगर 2 तो 2 शून्य, 3 घात तो 3 शून्य, 4 घात तो 4 शून्य, जितना घात उतना शून्य। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। कोई पूछ देगा अब आपसे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा, जिस समीकरण में घातों की संख्या कितनी हो, 2, उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। गुड, अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर देना हो तो क्या दे सकते हैं, 2y² माइनस 3 बराबर 0, 4y, है ना, ठीक है, 4y² प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, फिर क्या, 3p² माइनस p प्लस 4 बराबर 0। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण का ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे देखिए बाबू,
अगला पॉइंट, द्विघात बहुपद का फलन, द्विघात बहुपद का फलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होता है तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में क्या है, पहले इसका हम लोग मेथड क्या है इसका पहले बनाने की विधि सीख लेंगे तो और उसी से परिभाषा निकल जाएगा मेरा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और जहाँ x बराबर 1 हो तो है ना, तो द्विघात बहुपद का फलन ज्ञात करें। देखिए अगर मान लिया जाए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है ना, जहां x बराबर क्या है 1 है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या होगा 1, तो यहाँ 2 है इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या है 3 है, फिर x है तो गुना क्या हो जाएगा 1, फिर क्या प्लस 4। अब हम इसको हल करेंगे है ना, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो 2 को 1 से गुना किए 2, 3 को 1 से गुना किए 3 प्लस क्या हो गया बाबू 4 हो गया। 2 में से -3 क्या होगा लेस होगा, क्या होगा -1 प्लस क्या होगा 4, रिजल्ट हमारा क्या आ गया 3 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो सर ये क्या किए हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो बस देखो एक चीज फिर से देखो, द्विघात बहुपद का फलन निकालना था तो फलन का डिफिनीशन क्या निकल करके आया, तो यही निकल करके सामने आया कि जब द्विघात समीकरण या फिर जब द्विघात बहुपद दिया रहता है और यदि चर राशि का मान कोई संख्या दिया रहे और उसका मान बहुपद में रखने पर जो मान हमें प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहेंगे बहुपद का फलन कहेंगे। तो बहुपद का फलन हमारा क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। इसी का डेफिनेशन क्या देखो बिल्कुल सेम चीज, जब बहुपद दिया रहे तो यदि चर राशि, जब बहुपद दिया रहे तो यदि चर राशि का मान, चर राशि का मान कोई संख्या हो, चर राशि का मान कोई संख्या हो तो बहुपद में रखने पर है ना, जब बहुपद दिया रहे, ठीक है, कौन सा बहुपद ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है ना द्विघात, तो ध्यान देना है फिर से, जब कैसा द्विघात बहुपद दिया रहे तो यदि चर राशि का मान कोई संख्या हो तो बहुपद में रखने पर जो मान हमें प्राप्त होता है, जो मान हमें प्राप्त होता है उसे बहुपद का फलन कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे द्विघात बहुपद का फलन क्या है ना, तो जब द्विघात बहुपद दिया रहता है और चर राशि का मान कोई संख्या दिया रहे और इसका मान बहुपद में रखने पर है ना, बहुपद में रखने पर
जो मान हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्विघात बहुपद का क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, 2x² माइनस 3x प्लस 4 हो, जहां x बराबर 1 हो, तो द्विघात बहुपद का फलन ज्ञात करेंगे। x बराबर क्या पुट की? x बराबर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? 1 दिया हुआ था। जहां जहां x दिखेगा, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या पुट करेंगे? तो 1 पुट करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहा हूं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस माइनस था तो माइनस, फिर इसके बाद x, तो यहाँ पर गुना 1 है ना। फिर यहाँ पर क्या साइन है? प्लस का, प्लस क्या 4 दे दिया गया। 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 को 1 से माइनस 3, यहाँ पर प्लस 4 आ गया। 2 में से 3 बड़ा संख्या कौन? 3 का चिन्ह क्या? माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 प्लस क्या 4, कैलकुलेशन किए क्या आ गया 3। तो ये हम डिफिनीशन कहां से निकाले? तो हम इस रिजल्ट से ही क्या निकाल लिए? हम लोग परिभाषा निकाल लिए। ठीक है। क्या भाई कोई अगर क्वेश्चन करे आपसे कि द्विघात बहुपद का फलन किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा कि जब द्विघात बहुपद दिया रहता है, जब द्विघात बहुपद दिया रहता है और चर राशि का मान कोई है ना, कोई संख्या दिया रहे, तो उसका मान बहुपद में पुट करते हैं, तो क्या जो भी वैल्यू, जो भी मान हमारा आएगा उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद का फलन कहते हैं। क्लियर? ठीक, आगे देखिए। एक दो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं ताकि इससे क्या होगा कि और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। होता क्या है कि क्वेश्चन एक दो एग्जांपल और होना चाहिए जिससे क्लियरेंस हो। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है 3y² माइनस 4y प्लस 6, जहां y बराबर -2 दे देते हैं। माइनस जो है ना बहुत परेशान करता है लोग, इसलिए माइनस दे दिया हो तो द्विघात बहुपद का फलन ज्ञात करें। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। फिर से एक बार चलते हैं। आंसर यहां पर क्या क्वेश्चन था? 3y² माइनस 4y प्लस 6, y का मान क्या है? -2 है। अब जहां जहां y दिखेगा वहां वहां किसको पटकेंगे? तो -2 को पटक देंगे। तो कैसे सर? तो देखिए 3 इंटू -2, तो -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यहाँ माइनस तो माइनस, 4 है तो यहाँ 4, यहाँ पर y है तो y के जगह पे क्या पटक देना है? -2 को सर। यहाँ पर क्या है? +6 दे दी। क्लियर? देख लो ऊपर से उतार करके यहाँ पर क्या पटके हैं किसको? y के वैल्यू को पटके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 है -2 का स्क्वायर, ध्यान देना बच्चा, -2 का स्क्वायर -2 गुना -2 मतलब क्या? 4 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या? +8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमारे पास जगह का अभाव है इसलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर से उतारें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए 12, यहाँ 8 को 6 से ऐड किए, कितना हो गया? 14। हमारा रिजल्ट क्या आया भाई? तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट 26 आ गया। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं किसका बहुपद? तो द्विघात का, है ना। द्विघात बहुपद का फलन हमारा क्या आया? 26 आया। तो सीधे हम लोग अपने ठेठ भाषा में अगर प्रयोग करें कि द्विघात बहुपद का फलन किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जब द्विघात बहुपद दिया रहता है और चर राशि का मान कोई संख्या रखते हैं, तो जो फल प्राप्त होता है, जो फल क्या होता है? प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद का फलन कहते हैं।
क्लियर? अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट द्विघात समीकरण का वर्गीकरण में हम लोग आते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए यहां पर पॉइंट आता है क्या, अगला जो पॉइंट है द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग, तो द्विघात समीकरण का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा जाता है। द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा जाता है। द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है शुद्ध द्विघात समीकरण। फर्स्ट नंबर पे क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUA, है ना, QUADRATIC और इक्वेशन। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण, इसका दूसरा नाम मिश्रित द्विघात समीकरण भी है। मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित सब जो है तो इसमें क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण। अगर इसमें सरल में प्रॉब्लम है तो अच्छे से लिखिए, अशुद्ध द्विघात समीकरण और या फिर इसी का नाम क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडफेक्टेड। क्या कहते हैं? एडफेक्टेड। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कितने भाग में? दो भाग में। अब ये कौन कौन है? तो शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब हम लोग ये आते हैं इसमें कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और अशुद्ध द्विघात समीकरण जो है वो किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में अगला बिंदु अगला बिंदु इसी का है। क्या हम लोग को शुद्ध और अशुद्ध के बारे में क्लियर मालूम नहीं चला, तो इसमें चलते हैं हम लोग। अभी तो प्रकार के बारे में हम लोग चले थे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या था? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। अब इसमें देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ये जो शुद्ध द्विघात समीकरण है वो किसे कहते हैं? तो ध्यान देना है बाबू, जिस द्विघात समीकरण में, जिस द्विघात समीकरण में एक अज्ञात राशि हो, एक अज्ञात राशि हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सर इसमें कंफ्यूजन हुआ, तो फिर से एक बार देखते हैं। क्या? तो जिस द्विघात समीकरण में क्या है? एक अज्ञात राशि, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
मान लिया जाए 2x² माइनस 4 बराबर 0। फिर एग्जांपल अगर बोलेंगे 4y² माइनस 6 बराबर 0। फिर अगर एग्जांपल बोलेंगे तो y² माइनस 16 बराबर 0। फिर एग्जांपल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा z² माइनस 4 बराबर 0। मतलब सर इसमें एक अज्ञात राशि रहना चाहिए, दो नहीं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध विभाज्य समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब अशुद्ध विभाज्य समीकरण क्या है, तो ध्यान दीजिए, दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। ये अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या है भाई, ध्यान से फिर से एक बार देखते हैं। तो जिस द्विघात समीकरण में एक अज्ञात राशि हो, इसमें क्या हो जाएगा, तो जिससे, है ना, कहने का अर्थ ये हो गया कि जिस द्विघात समीकरण में कितना हो, दो अज्ञात राशि हो, कितना हो, दो अज्ञात राशि हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर ये एक अज्ञात राशि मतलब घात दो, लेकिन एक x है तो दूसरा x ना होना चाहिए, y है तो एक ही को y², ठीक है, होना चाहिए, दूसरा y नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए क्या अशुद्ध द्विघात समीकरण का सही एग्जांपल कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, या 4y² माइनस 3y बराबर 0, या 4p² माइनस p बराबर 0, या, है ना, एग्जांपल क्या हो सकता है, 6r² माइनस 3r प्लस 4 बराबर 0। इस तरीके से ETC बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं। ध्यान देना, अशुद्ध द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में कितना अज्ञात राशि हो, दो अज्ञात राशि, जैसे y तो y चला, y तो y चला, p तो p चला, r तो r, ये दो अज्ञात हो गया ना, y तो y, दो अज्ञात, इसका घात दूसरा, इसका घात दूसरा, है ना, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग चीज है, इसका घात दूसरा, इसका घात, तो दोनों क्या है, अज्ञात राशि। तो कितना अज्ञात राशि हो गया, दो अज्ञात राशि। जब दो अज्ञात राशि हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, अशुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। जब दो अज्ञात राशि हो तो क्या, अशुद्ध द्विघात समीकरण, और जब एक अज्ञात राशि हो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात। बस यही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। इस तरीके से हम लोग का शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में, कैसे हल किया जाता है, ठीक है। शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। क्या, तो देखिए ए नंबर में था, क्या था, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना, शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना या हल ठीक है, मूल निकालना, कॉमा, हल निकालना, मूल निकालना, हल निकालना, मान निकालना या शून्य निकालना, या फिर शून्य निकालना, ठीक है।
तो कह सकते हैं मूल निकालने, है ना, मूल निकालना, हल निकालना, ठीक है, मान निकालना, शून्यक निकालना, अर्थात मूल, हल, मान, शून्यक, ये सब एक ही चीज है। तो बोल सकते हैं मूल निकालने, हल निकालने, है ना, और मान निकालने और यहाँ पर शून्यक निकालने के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग इसमें कि शुद्ध विभाज्य समीकरण का मूल निकालना, हल निकालना, मान निकालना या शून्यक निकालने के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। कौन कौन है? तो फर्स्ट है वर्गमूल विधि, ठीक है, बाय स्क्वायर रूट मेथड, और दूसरा है गुणनखंड विधि, ठीक है। दो विधि है, पहला क्या है? वर्गमूल विधि, और दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। किसके लिए? शुद्ध विभाज्य समीकरण का मूल निकालने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले वर्गमूल विधि पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल विधि, ठीक है, वर्गमूल विधि। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में सबसे पहले चर राशि और अचर राशि को अलग करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कीजिए, तब तक हम ये पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि वर्गमूल विधि, इस विधि को, ठीक है, इस विधि को हल करने के लिए चर राशि को अलग और अचर राशि को अलग कर लेते हैं। अब हम लोग के सामने एक बात यह सामने आता है कि चर राशि किसे कहते हैं, है ना, चर राशि किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ABCD के जितने भी अक्षर हैं, ABCD के जितने भी अक्षर हैं उसे क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। ABCD के जितने भी अक्षर उसे क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। और जो भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जो भी संख्याएं हैं, है ना, उसे कहेंगे क्या? अचर राशि। मतलब अचर राशि का मतलब हो गया कि जो कभी ना बदलता हो। जैसे हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, इस तरीके से पढ़े थे। और आज भी वो नहीं बदलता है, बस बोलने का ढंग चेंज हो गया कि 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, लेकिन नंबर्स वही है। तो जो संख्याएं कहने का मतलब है कि नहीं बदलता हो, तो नोट में हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में ये चल सकते हैं कि 1 2 3, इस तरह से निगेटिव भी नंबर रहेगा, है ना, निगेटिव भी नंबर रहेंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? अचर राशि। क्या कहलाएंगे ये सब? अचर राशि। ये फर्स्ट मान लिया जाए। सेकंड में अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, कि ABCD के जितने भी अक्षर रहेंगे, है ना, जितने भी अक्षर, ठीक है, जितने भी अक्षर शब्द के साथ हों, मतलब शब्द का नहीं, संख्या के साथ, अर्थात ABCD के जितने भी अक्षर संख्या के साथ हों, है ना, संख्या के साथ हो, ठीक है, संख्या के क्या हो? साथ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे चर राशि। उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, ठीक है। और जब बहुपद में पढ़ेंगे हम लोग तो चर और अचर के बारे में बहुत खेल खेलेंगे अच्छे से, लेकिन तत्काल के लिए जैसे देखो 2x, तो ये x के साथ क्या संख्या है, तो ये क्या हो गया? चर राशि। 4y 3p², ये सब जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या हो गया? तो चर राशि हो गया। अब एक चीज देखिए हम लोग
वर्गमूल विधि से, है ना, सबसे पहले तो वर्गमूल विधि, इस विधि से सबसे पहले, अर्थात इस विधि में सबसे पहले चर राशि और अचर राशि को अलग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको देख करके पता लगाना है कि समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है, देख करके कि समीकरण क्या है, शुद्ध है या फिर क्या है, अशुद्ध है। तो कैसे पता लगा लेंगे, जिस द्विघात समीकरण में एक अज्ञात राशि, जिस द्विघात समीकरण में एक अज्ञात राशि रहेगा उसे शुद्ध द्विघात समीकरण, और जिस अज्ञात राशि मतलब जिस द्विघात समीकरण में दो अज्ञात राशि हो, जिस द्विघात समीकरण में कितने अज्ञात राशि हो, दो अज्ञात राशि हो, उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए, वर्गमूल विधि, इस विधि में सबसे पहले, है ना, इस विधि में सबसे पहले चर राशि को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं वर्गमूल विधि। चलिए, तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या, वर्गमूल विधि। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2y² - 4 हो, तो उसे, ठीक है, उसे क्या करेंगे, तो एक मिनट, पहले तो विधि बताने से पहले इसका नियम थोड़ा बता देते हैं, क्वेश्चन डील करने से पहले। ठीक है, तो वर्गमूल विधि से हल करने के लिए क्या बताया गया था, पहला तो वर्गमूल विधि से क्या बताया गया था, हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चर राशि को अलग और अचर राशि को अलग। तो ध्यान दीजिए, वर्गमूल विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ रखते हैं, एक तरफ रखते हैं। उसके बाद है ना, उसके बाद वर्ग, ठीक है, उसके बाद वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सर, क्वेश्चन जैसे है आपका 2y² माइनस, है ना, 2y² माइनस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 18 बराबर 0। तो आप देखने से ही पता लगा लीजिएगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध। तो 2y² माइनस 18, इसमें अज्ञात राशि जो है एक है, और वो कौन है, केवल y, तो ये शुद्ध है। तो इसका, है ना, हल किससे निकालें, तो इसका हल वर्गमूल विधि से ज्ञात करें, वर्गमूल विधि, है ना, तो वर्गमूल विधि से ज्ञात करें। तो देखिए, हल ज्ञात करने के लिए क्या है, सबसे पहले 2y² माइनस 18 बराबर 0। पहला नियम क्या बताया गया था, वर्गमूल विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम चर राशि को एक तरफ और अचर को एक तरफ, मतलब 2y² बराबर क्या हो गया हमारा, 18 हो गया, चर राशि अलग और अचर राशि अलग, माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस 18, स्क्वायर हटेगा, है ना, तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो रूट अभी रुक जाइएगा, ध्यान से देखिए पहले, अगर इनटू फॉर्म में होगा कोई संख्या, अगर कोई संख्या इनटू फॉर्म में होता है तो किस फॉर्म में चला जाता है, बटा फॉर्म में। तो सटा तो बटा और नहीं सटा तो घटा, ध्यान रखना बाबू। तो इनटू फॉर्म में, बटा फॉर्म में, कहानी खत्म, आ गया। तो y² बराबर 9, और आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, स्क्वायर हटा क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, मतलब y²
यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा और y का मान ±3 दोनों ज्ञात हो जाएगा। तो सर ये प्लस माइनस कैसे निकाल लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो रूट के अंदर कोई संख्या जाता है तो वो दोनों फॉर्म में निकलता है, प्लस के फॉर्म में भी निकलेगा और माइनस के फॉर्म में निकलेगा। क्यों सर ऐसा हुआ, तो घात कितना था बेटा, घात कितना था, 2 था। और जब 2 घात तो शून्य कितना, 2, मान कितना, 2, हल कितना, 2, है ना। तो इस तरह से हमारा एक चीज हम लोग ये सीखे कि जितना मूल मान है ना, मूल मान हल, ठीक है, मूल मान हल, ये 3 शून्य, ये चारों चीज एक ही है, कोई अलग नहीं। तो मूल भी एक है, मान भी एक ही है और हल भी एक है, शून्य भी एक है, चारों का नाम एक ही है। अब देखिए तो y का मान क्या आ गया, ±3 हो गया। किस विधि से बना लिए, वर्गमूल विधि से बना लिए। आगे देखिए चलते हैं, फिर से एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं। चलिए देखिए, अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4y² - 16 बराबर 0 को वर्गमूल विधि से हल करें, वर्गमूल विधि से हल करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 4y² - 16 बराबर 0। नियम क्या है वर्गमूल विधि से हल करने का, चर राशि को एक तरफ, अचर को दूसरे तरफ। तो बताओ कि 4y² है और निगेटिव बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। किस विधि से, ठेल ठाल विधि। उधर ठेल दिया प्लस आ गया, अगर यहाँ प्लस रहता उधर ठेल देते क्या आ जाता, माइनस हो जाता। y² सटा तो क्या हो जाएगा बेटा, बटा, तो कट गया तो क्या हो गया, 4, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। फिर रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ±2, क्या आ गया, ±2 आ गया। एक क्वेश्चन और, सर ये तो इजी था, अगर कुछ रूट में रहे तब क्या हो। चलिए आप एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। चलिए देखिए, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन रहता है क्या, 2y² - 9 बराबर 0। हाँ अब सर क्वेश्चन ठीक लगा, कटेगा नहीं, अब बताइए क्या। इसे वर्गमूल विधि से, वर्गमूल विधि से हल करें, ठीक है, वर्गमूल विधि से हल करें। तो देखिए 2y² - 9 बराबर 0, तो 2y², फिर चर राशि एक तरफ, अचर को दूसरे तरफ, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9। प्लस छिपा रहता है, जो पॉजिटिव होते हैं ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे सच होता है उसको कैसे छिपाने की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह से प्लस है, प्लस को छिपाया नहीं जाता। y² सटा तो बटा, 9/2 नहीं कटा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ा देंगे, ठीक है, रूट चढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से y बराबर क्या आ जाएगा, 3 तो निकला, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 रूट में ही आएगा और इसका रिजल्ट हमारा यही हो गया, कोई बदलाव नहीं। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी कर चुके हैं, पुरानी ही स्टडी अभी किए, अभी इसमें बाकी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। आज जो हम लोग सीखें द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का फलन क्या है और द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक भाग का पहला विधि पढ़ें। अब इस शुद्ध द्विघात समीकरण का दूसरा विधि, गुणनखंड विधि, बचा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।